अभी पुरस्कार चल रहा है दोस्तों। देखिए, आंदोलनकारी महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन जिस व्यक्ति की कूटनीति से दुनिया के कई हिस्सों में हजारों लोग मारे गए, उस हेनरी किसिंजर को शांति का नोबेल मिल जाता है। अमेरिका को एक के बाद एक 6 युद्धों में ढकेलने वाले बराक ओबामा को भी नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। कहने का मतलब सिर्फ यही है, व्यक्ति की महानता के मूल्यांकन का पैमाना पुरस्कार नहीं हो सकते हैं। जिनको मिल गए बहुत बड़ी बात नहीं, जिनको नहीं मिला उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी बात नहीं। पॉलिटिक्स होती है सब पुरस्कारों की, समझाता हूं कैसी। तो बहुत अजीब सी विडंबना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एनजी रामचंद्रन के 2 साल बाद 1990 में भारत रत्न दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई को राजीव गांधी के साथ 1991 में भारत रत्न दिया गया था। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को तो और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। उनको 1999 में भारत रत्न मिला तो मदन मोहन मालवीय को 2015 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कुछ समझे? महान स्वतंत्रता सेनानियों के निधनों के बाद, महान स्वतंत्रता सेनानियों को उनके निधन को दशकों बाद भारत रत्न दिया जाता है। इस देश के सबसे मौलिक, राजनैतिक, सामाजिक विचारक मनोहर लोहिया को भारत रत्न नहीं दिया गया। राम मनोहर लोहिया को नहीं मिला। जगजीवन राम से लेकर के काशी राम तक अनेक नेता हैं जिनको भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। इससे भारतीय राजनीति और समाज में उनका योगदान तो कम नहीं हो जाता ना, इस बात को समझिए। अब दूसरी बात, पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, असम में आजादी के बाद से ही ना कांग्रेस की सरकार ने इस सर्वोच्च सम्मान को ना राजनीति का एक टूल बना दिया था। आखिरी बार जब कांग्रेस की सरकार को भारत रत्न देने का मौका मिला था तो उसने 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया था। उस समय सचिन की जो उम्र थी लगभग 40 साल के करीब थी और वो खेल से रिटायर भी नहीं हुए थे। सोचिए, भारत रत्न में खेल की श्रेणी नहीं थी, कैटेगरी नहीं थी, इसलिए पहले की सरकारों ने महान ध्यानचंद या मिल्खा सिंह को इससे सम्मानित नहीं किया। लेकिन जब खेल की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया तो कांग्रेस की सरकार को सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले खिलाड़ी मिले जिन्हें ये भारत रत्न दिया जाए, ये उनके दिमाग में आया। और भारत रत्न क्यों दिया गया ये भी समझ लीजिए। उस समय लोकसभा के साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी होने थे। किसी ने कांग्रेस के नेता को समझा दिया होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे, भारत रत्न दे देंगे ना सचिन तेंदुलकर को, इससे महाराष्ट्र लगातार चौथी भी जीत मिल सकती। दे दिया। सोचिए कितनी अजीब विडंबना है कि भारत रत्न अभी कोल्ड ड्रिंक से लेकर के इन्वर्टर तक का विज्ञापन कर रहे हैं। अगली बात, भारत रत्न को लेकर जब भी ये बात उठती है कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न ले लिया था, तो कांग्रेस के नेता या फिर उस इकोसिस्टम में काम करने वाले पत्रकारों ने अलग से तर्क कर दिए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देखो, जो भारत रत्न था ना नेहरू और इंदिरा गांधी का, उन्होंने खुद नहीं मिला था, बल्कि उनको दिलवाया गया था। राष्ट्रपति या फिर दूसरे लोगों ने मिलकर के जबरदस्ती करके उनको भारत रत्न दिलवा दिया। ये बात भी उठी थी। ये बात कैसे भूल जाते हैं आप लोग। अब सोचिए, अगर मैं ये कह दूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर सरकार के किसी मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण आदि 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 नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न दिला दें, क्या इस बात को आप डाइजेस्ट कर पाएंगे या बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इसकी आलोचना होने से आप रोक पाएंगे? आप आलोचना करेंगे ना। ये एक बहुत खराब परंपरा है जिसकी शुरुआत कांग्रेस के द्वारा हुई और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस ने जिस तरह से भारत रत्न का इस्तेमाल किया, अब भाजपा की सरकार उसी तरह से इसका इस्तेमाल कर रही है। चुनावी साल में 5 लोगों को भारत रत्न देकर के अलग अलग जाति, अलग अलग समीकरण, अलग अलग भूगोल क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक समीकरण को साधने का पूरा प्रयास साफ दिख रहा है। नरसिंह राव को भारत रत्न दिया गया जिन्होंने आर्थिक सुधार किए थे, लेकिन ये देखने की जरूरत नहीं समझी गई कि वो पहले कैसे प्रधानमंत्री थे जिनके ऊपर सांसदों को रिश्वत देकर के अपनी सरकार बचाने के आरोप लगे हुए थे और ये प्रमाणित भी हुए थे। ये बात अलग है कि संसदीय विशेषाधिकार की वजह से रिश्वत लेने वाले सांसद और देने वाले सभी बच जाते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वैचारिक और राजनीतिक मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे दिया। उनके ऊपर बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा तोड़ने का मुकदमा सालों साल चला, लंबा चला और अब नवंबर 2022 में आकर वो बरी हो जाते हैं। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जैन हवाला डायरी में भी था और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी दावा किया था कि वो साबित कर देंगे कि आडवाणी को 2 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि इस मामले में आडवाणी जी बरी हो जाते हैं। उनके अलावा मोदी सरकार ने प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया, जिनके बारे में एक आम धारणा है देश में क्रोनी कैपिटलिज्म को एक राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पर स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान रहा और देश के एक बड़े कारोबारी घराने को किस तरह से उन्होंने स्थापित किया, मदद की, वह लोक कथा में प्रचलित है। अगर मैं पूरी कहानी को कंक्लूड करूं, भारत रत्न पॉलिटिक्स ये क्यों होती है और इसका आगे दुष्प्रभाव क्या है और क्या दिखता है, तो भाई साहब बात सिर्फ यही है,
अभी लेटेस्ट एग्जांपल लूं जयंत चौधरी जी का, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया। जयंत चौधरी का रुख पूरे विपक्ष की राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चला गया। ये संकेत है कि ज्यादातर विपक्षी नेताओं की प्राथमिकता अपना और अपने परिवार का हित है। जब विपक्षी नेताओं की प्राथमिकता को जब भाजपा उन हितों से तालमेल बैठा देती है तो वह सहज तरीके से उनकी तरफ खींच करके चले आते हैं। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार ने उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करके उनका दिल जीत लिया। इससे पहले वो कह चुके थे कि अब भाजपा उन्हें अपने गठबंधन में बुलाती है तो किस मुंह से उनको मना करेंगे। लेकिन जयंत चौधरी के साथ साथ उनके समर्थक इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि ये वही जयंत चौधरी हैं जिन्होंने कहा था कि मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो किसान विरोधी है, सांप्रदायिक होने का भी इल्जाम लगाया था। लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन वही है ना कि जब उनके हित से बीजेपी ने तालमेल बैठा लिया तो उनके साथ चले गए। अब जो केंद्र सरकार है ना, उसने ऐसे तालमेल बैठाने के लिए अब देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का औजार बना लिया, जिसे कांग्रेस ने पहले बनाया था। अपने सियासी समीकरण बैठाने के लिए 1 महीने के अंदर उसने 5 दिवंगत शख्सियतों को यह सम्मान प्रदान कर दिया। और जिन व्यक्तियों को सम्मानित कर दिया गया उनमें सिर्फ MS स्वामीनाथन ही गैर सियासी हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसमें भी पॉलिटिक्स है? इसमें भी पॉलिटिक्स है। उनके सम्मान को भी तमिलनाडु में भाजपा की चुनावी प्राथमिकताओं से जोड़ करके देखिए, खेल समझ में आएगा। ये बात पहले से स्पष्ट है कि भाजपा की आज की कामयाबियों का एक बहुत बड़ा कारण 1990 के दशकों में उभरी 3 प्रमुख परिघटनाओं मार्केट, मंदिर और मंडल को अपने में समाहित कर लेना ही है। ऐसे में PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करना उसके वर्तमान राजनीतिक समीकरणों से पूरी तरह से मेल खाता है। जातीय प्रतिनिधित्व और प्रतीकों की राजनीति को साधने की वह महारत हासिल कर चुकी है। लेकिन जो विपक्ष है ना, वो नए सिरे से अपनी राजनीति का पुनर्आविष्कार करने में सफल नहीं रहा। इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भाजपा की इस कामयाबी ने ज्यादातर विपक्षी दलों और नेताओं को लगभग कह सकते हैं कि अस्त्र विहीन कर दिया है। चूंकि भारत रत्न और अन्य नागरिक सम्मानों का भी अपने शासनकाल में उन लोगों ने भी इसका सियासी मकसदों का इस्तेमाल किया है, इसलिए वह देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के कथित अवमूल्यन पर आज शोर मचाने की स्थिति में नहीं है। राजनीति आपने की, राजनीति वो आज भी कर रहे हैं। जिसको रत्न मिला अच्छी बात, जिसको नहीं मिला उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, ये भी बात नहीं है। ये भी मैंने आपको समझा दिया। कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि इस पुरस्कार को देखिए कौन सी राजनीति की जा रही है, लेकिन हल्ला मचाने की स्थिति में वो भी नहीं है। सवाल वही है, जो आपने किया वो भी हम कर रहे हैं। जब आप गलत नहीं तो हम कैसे गलत? इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।